क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जो दिमाग बचपन में एक स्पंज की तरह काम करता था। बिल्कुल स्पंज की तरह। हाँ, मतलब नई भाषाएं हों, खेल हों, गणित के फॉर्मूले हों, सब कुछ झट से सोख लेता था। एकदम सही। पर वही दिमाग आज एक वयस्क के रूप में कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई नई स्किल सीखते समय एकदम विद्रोह क्यों कर देता है? ऐसा लगता है जैसे बचपन में सीखने का जो तरीका हमें जीनियस बना सकता था, वही तरीका आज 30 या 40 की उम्र में हमारे किसी काम का नहीं रहा। बिल्कुल। और ये कोई संयोग नहीं है। देखिए, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक कोरे कागज की तरह होता है। एक खाली स्लेट। हाँ, जहाँ से सब कुछ बाहर से लिखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे अनुभव, हमारे पूर्वाग्रह और हमारी ज़रूरतें उस कागज़ को भर देती हैं। तो जानकारी को अंदर लेने का पूरा तंत्र ही बदल जाता है। बेहद दिलचस्प जंक्शन पर गोता लगाने वाले हैं, जहाँ हम समझेंगे कि बच्चों को पढ़ाने के विज्ञान, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। हाँ पेडागोजी, और वयस्कों को सिखाने के विज्ञान यानी एंड्रागोजी, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। इसके साथ ही हम ये भी डिकोड करेंगे कि कोई इंसान सच में कुछ सीख रहा है या नहीं, इसे असल में मापा कैसे जाता है, जो कि बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये उस हर इंसान के लिए एक शॉर्टकट है जो सूचनाओं के इस शोरगुल में खुद को एक बेहतर लर्नर बनाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सीखने की शुरुआत बचपन से होती है, तो मुझे लगता है कि हमारी चर्चा का पहला पड़ाव पेडागोजी ही होना चाहिए, है ना? एकदम सही कहा आपने। पेडागोजी शब्द असल में ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पैडोस यानी बच्चा, और दूसरा है एगोगोस यानी मार्गदर्शक। अच्छा, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ बच्चे का मार्गदर्शन करना। बिल्कुल। और आधुनिक शिक्षा शास्त्र में जैसे 2008 में लॉफरिन नाम के विद्वान ने इसे टीचिंग अबाउट टीचिंग कहा है। मतलब पढ़ाने के तरीके के बारे में पढ़ाना। हाँ, ये पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें बच्चा इस बात के लिए पूरी तरह शिक्षक पर निर्भर होता है कि क्या सीखना है, कब सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पारंपरिक रूप से देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ प्रेरणा पूरी तरह से बाहरी होती है, जैसे कि रिवॉर्ड या सजा। हाँ, अगर होमवर्क पूरा किया तो स्टार मिलेगा और नहीं किया तो डांट पड़ेगी। बिल्कुल, बाहरी प्रेरणा इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन देखिए, पेडागोजी सिर्फ डंडे और गाजर का खेल नहीं है। इसके कई अलग अलग अप्रोच होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जहां ये माना जाता है कि बच्चे को सिर्फ जानकारी मत दो, बल्कि उसे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करने दो। मतलब रटाने की बजाय समझने दो। सही। या फिर कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जहां बच्चे समूहों में काम करते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच भी होते हैं, जहां सवाल पूछकर सीखने पर जोर दिया जाता है। लेकिन इन सबके बीच हमारी रिसर्च के दौरान एक बहुत ही भारी भरकम शब्द सामने आया, जिसने मेरा ध्यान खींचा। क्रिटिकल पेडागोजी या आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। पाउलो फ्रेरे और हेनरी गिरोक्स का काम। हाँ बिल्कुल वही। एक सेकंड के लिए सोचिए, पारंपरिक पेडागोजी तो मुझे एक टूर गाइड की तरह लगती है। टूर गाइड कैसे? मतलब जो पहले से तय कर लेता है कि टूरिस्ट को कहाँ जाना है, क्या देखना है और किस रास्ते से जाना है। लेकिन ये क्रिटिकल पेडागोजी क्या है? क्या यहाँ टूरिस्ट खुद गाइड से सवाल पूछने लगता है? अरे वाह, आपकी ये टूर गाइड वाली उपमा बहुत ही सटीक है। क्रिटिकल पेडागोजी ठीक यही करती है। पाउलो फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा सिर्फ समाज के मौजूदा नियमों को रटने का जरिया नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होनी चाहिए? उनका मानना था कि अगर आप सिर्फ रट रहे हैं, तो आप समाज की कमियों और अन्यायों को चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। क्रिटिकल पेडागोजी छात्रों में कॉन्शियसनेस विकसित करती है। मतलब एक गहरी सामाजिक चेतना। बिल्कुल। यह उन्हें समाज की सत्ता संरचनाओं, राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं और हेगेमनी यानी जो विचार हम पर थोपे गए हैं, हाँ, उन विचारों पर सवाल उठाना सिखाती है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हम स्कूलों में बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाने के बजाय सत्ता संरचनाओं पर सवाल उठाना सिखा रहे हैं? ये तो बहुत ही विद्रोही विचार लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये विद्रोही लग सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य प्रैक्सिस है। प्रैक्सिस? हाँ, प्रैक्सिस का मतलब है सिद्धांत और कर्म का मिलाजुला रूप। क्रिटिकल पेडागोजी ये कतई नहीं कहती कि आप विज्ञान मत पढ़ाइए। अच्छा। वो ये कहती है कि जब आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों को ये भी सोचने पर मजबूर कीजिए कि उस विज्ञान का फायदा समाज के किस वर्ग को मिल रहा है और किसे नहीं। ये छात्रों को सिर्फ एक डेटा बैंक बनने से रोकती है और उन्हें एक जागरूक नागरिक बनाती है।
हम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोर्स क्या कहता है। हाँ, हम बस ये समझ रहे हैं कि शिक्षा का मनोविज्ञान किस तरह काम करता है। ये तो सच में दिमाग के बंद दरवाजे खोलने जैसा है। लेकिन चाहे हम पारंपरिक पेडागॉजी की बात करें या क्रिटिकल पेडागॉजी की, एक बात तो तय है कि सीखने के अलग-अलग स्तर तो होते होंगे। बिना स्तर के तो कुछ नहीं होता। वही तो, ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा एक ही दिन में सीधे प्रैक्टिस और हेगेमनी समझने लगेगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर शिक्षण के 3 स्तरों का सिद्धांत काम आता है। सबसे पहला और बुनियादी स्तर है मेमोरी लेवल, जिसे हबार्टियन मॉडल भी कहते हैं, है ना? एकदम सही। ये पूरी तरह से तथ्यों को रटने, उन्हें दिमाग में रखने यानी रिटेंशन और जरूरत पड़ने पर रिकॉल करने पर आधारित है। मतलब बचपन में जो हमने पहाड़े रटे थे, बिना समझे कि गुणा कैसे काम करता है, वो मेमोरी लेवल था। हाँ, वो शुद्ध मेमोरी लेवल था। और इसका एक पूरा ढांचा या सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स कैसा? जैसे शिक्षक पहले तैयारी करता है, फिर विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, फिर पुरानी जानकारी से उसकी तुलना करता है, एक सामान्य नियम बनाता है और अंत में उसका प्रयोग या एप्लीकेशन करवाता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह शिक्षक के नियंत्रण में होता है और इसमें उच्च स्तर की सोच की कोई जगह नहीं होती। तो जाहिर है किसी भी अच्छे सिस्टम को इससे आगे बढ़ना होगा। हाँ, और दूसरा स्तर है अंडरस्टैंडिंग लेवल या मॉरिसन मॉडल। इसमें क्या अलग है? यहाँ ध्यान सिर्फ रटने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट या अवधारणा की गहराई समझने पर होता है। यहाँ छात्र सामान्य नियमों और विशेष उदाहरणों के बीच संबंध बनाना सीखता है। उदाहरण के लिए? वो सिर्फ ये नहीं रटता कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, वो ये भी समझता है कि पानी क्यों उबलता है और दबाव बदलने पर क्या होगा। क्या बात है। और इसके बाद आता है शिक्षण का तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। जहां तक मैं समझ पाई हूं, इसमें समस्या समाधान, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच शामिल होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर मैं अपनी उस पुरानी एनालॉजी पर वापस जाऊं, तो मेमोरी लेवल किसी रेसिपी को लाइन बाय लाइन रटने जैसा है। सही है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ये समझना है कि उस रेसिपी में नमक और चीनी एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल? रिफ्लेक्टिव लेवल अपनी खुद की एक नई, बिल्कुल अलग डिश का आविष्कार करना है। बेहतरीन उदाहरण। इससे अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि एक शिक्षक किसी छात्र को रटने से लेकर अपनी खुद की डिश बनाने तक कैसे ले जाता है? हाँ, ये एक बड़ा जंप है। इसके लिए शिक्षक को एक रणनीतिक ढांचे की जरूरत होती है, जिसे पेडागॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि 8 चरणों वाली एक चक्रीय प्रक्रिया है। हाँ, मैंने इस बारे में पढ़ा था, लेकिन इसके कुछ शब्द बहुत ही तकनीकी लगते हैं। जैसे कि एक शिक्षक पहले पूरी यूनिट को छोटी छोटी सब यूनिट्स में बांटता है, फिर उसे छात्रों के पुराने ज्ञान से जोड़ता है, फिर वो उद्देश्य और रणनीतियां तय करता है कि कौन सी विधि इस्तेमाल होगी। यहाँ तक तो सब सीधा सीधा है। हाँ, यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन फिर एक जगह जिक्र आता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाने का और अंत में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आइटम्स लिखने का। ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट असल में क्या भला है? क्या इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर समझाता हूँ। देखिए, जब हम परीक्षा लेते हैं तो अक्सर हम छात्रों की तुलना एक दूसरे से करते हैं, जैसे कि क्लास में फर्स्ट कौन आया या परसेंटाइल क्या है। हाँ, हमेशा यही होता है। इसे नॉर्म रेफरेंस्ड कहते हैं। हाँ। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम छात्रों की तुलना आपस में नहीं करते। तो किससे करते हैं? हम उनकी तुलना एक पहले से तय मानक या क्राइटेरियन से करते हैं। अच्छा, जैसे ड्राइविंग टेस्ट ले लीजिए। जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ वाला कैसा चला रहा है। सही बात है। अगर आपने लाल बत्ती पार की तो आप फेल हैं। शिक्षक इस विश्लेषण के जरिए यही तय करता है कि छात्र ने वो विशिष्ट कौशल सीखा या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण को दिशाहीन होने से बचाती है। कमाल है। मतलब एक क्लासरूम के पीछे कितनी गहरी साइंस काम कर रही होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। ये सब तो बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन जब एक बच्चा बड़ा होकर स्वतंत्र वयस्क बन जाता है, जब वो 18 या 20 साल का हो जाता है, तो क्या दिमाग में कोई स्विच ऑन हो जाता है? मेरी वो रेसिपी वाली उपमा यहाँ कैसे बदल जाती है? यहाँ से शिक्षण का पूरा मॉडल ही पलट जाता है और हम पेडागॉजी से निकलकर एंड्रागॉजी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एंड्रागॉजी? हाँ, ये भी 2 शब्दों से बना है। एंड्रोस यानी वयस्क और एगोज यानी मार्गदर्शक। 1980 के दशक में माल्कम नॉल्स नाम के शिक्षाविद ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया था।
उन्होंने ही वयस्कों के सीखने पर काम किया था ना? बिल्कुल। उन्होंने ये साबित किया कि वयस्कों को बच्चों की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। और इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये है कि वयस्क अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। मेरा मतलब है पेडागॉजी में बच्चा पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, लेकिन एंड्रागॉजी में व्यक्ति सेल्फ डायरेक्टेड यानी स्वनिर्देशित होता है। आपने बिल्कुल जड़ पकड़ ली। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि माल्कम नॉल्स ने वयस्कों के सीखने के 6 बहुत ही तार्किक सिद्धांत दिए। विषय सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है नीड टू नो। वयस्कों को ये पता होना चाहिए कि वे कोई चीज क्यों सीख रहे हैं। मतलब बिना कारण के वे नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। दूसरा, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्वनिर्देशित होता है। वे खुद फैसले लेना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा है एक्सपीरियंस। वयस्कों के जीवन के अनुभव उनके सीखने के लिए सबसे बड़ा संसाधन होते हैं। और बाकी 3? चौथा, रेडनेस टू लर्न। वे अपनी सामाजिक या पेशेवर भूमिका के अनुसार सीखने के लिए तैयार होते हैं। पांचवां, उनका सीखना प्रॉब्लम सेंटर्ड यानी समस्या केंद्रित होता है। और आखिरी और छठा, उनकी प्रेरणा आंतरिक होती है, जैसे आत्मसम्मान बढ़ाना या नौकरी में संतुष्टि पाना, न कि कोई टॉफी या ग्रेड। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। चलिए इसे एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी ऑफिस में एक नया सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। अगर बॉस सिर्फ ये कहे कि ये सॉफ्टवेयर सीख लो क्योंकि मैंने कहा है, जो कि बच्चों वाली पेडागॉजी अप्रोच है। हाँ, तो कोई भी कर्मचारी उसे मन से नहीं सीखेगा। बिल्कुल नहीं। उनका दिमाग उस जानकारी को तुरंत रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर एंड्रोगजी के सिद्धांत लगाएं तो बॉस को ये बताना होगा कि ये नया सॉफ्टवेयर कैसे उनके रोज के 2 घंटे बचाएगा। यानी प्रॉब्लम सेंटर्ड और नीड टू नो। एकदम। उसे ये मानना होगा कि कर्मचारियों के पास पहले से पुराने सॉफ्टवेयर का अनुभव है, यानी उनका एक्सपीरियंस। और उससे कर्मचारियों को खुद अपनी गति से इसे एक्सप्लोर करने की आज़ादी देनी होगी, यानी सेल्फ डायरेक्टेड अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब है कि एक वयस्क को तब तक कुछ भी प्रभावी ढंग से नहीं सिखाया जा सकता जब तक वो उसकी असल जिंदगी की किसी तात्कालिक समस्या को हल ना करे। एकदम सही। इसीलिए वयस्कों की ट्रेनिंग में वो पुराने बोरिंग लेक्चर काम नहीं आते। हाँ, वहाँ सब सो जाते हैं। बिल्कुल। वहाँ चर्चा, केस स्टडी, रोल प्ले और अनुभवों के आधार पर सीखना, जिसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, वो काम आता है। वयस्कों के पास पहले से ज्ञान का एक भरा हुआ प्याला होता है। उसे खाली नहीं किया जा सकता। नहीं, आप उसमें जबरदस्ती और पानी नहीं डाल सकते। आपको पहले उस पानी को नए ज्ञान के साथ मिलाना होगा। ये बहुत ही शानदार इंसाइट है। ठीक है, तो हमने बच्चों का सीखना देख लिया और वयस्कों का सीखना भी देख लिया। दोनों के तरीके बिल्कुल अलग-अलग हैं। बिल्कुल अलग है। लेकिन चाहे वो कोई बच्चा हो या वयस्क, अंत में ये कैसे तय होगा कि सीखने की ये पूरी प्रक्रिया सफल रही या नहीं? हमें इसे मापना तो पड़ेगा। बिना मापे तो प्रगति का पता ही नहीं चलेगा। और जब हम शिक्षा में मापने की बात करते हैं तो 2 शब्द बार बार सामने आते हैं, आकलन यानी असेसमेंट और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। सच बताऊं तो मुझे जिंदगी भर लगता था कि दोनों एक ही चीज के 2 नाम हैं। आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग इन्हें एक ही मानते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? देखिए, आकलन या असेसमेंट एक प्रोसेस ओरिएंटेड गतिविधि है। ये तब होती है जब सीखने की प्रक्रिया चल रही होती है। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रेड देना नहीं है, बल्कि फीडबैक देना और सुधार करना है। ये पूरी तरह से एक सहयोगी प्रक्रिया है। और मूल्यांकन? इसके विपरीत मूल्यांकन या इवैल्यूएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड और निर्णयात्मक होता है। ये बिल्कुल अंत में होता है, ये देखने के लिए कि लक्ष्य हासिल हुआ या नहीं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो आकलन या असेसमेंट वो कोच है जो दौड़ के अभ्यास के दौरान खिलाड़ी के साथ मैदान में खड़ा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। वो कोच कह रहा है तुम्हारे पैरों का एंगल गलत है, अपनी सांस पर ध्यान दो, वो सुधार कर रहा है। बिल्कुल। और मूल्यांकन वो जज है जो ओलंपिक्स के फाइनल में सीधा स्टॉपवॉच लेके खड़ा है और स्कोर दे रहा है कि आपको गोल्ड मेडल मिलेगा या आप बाहर हैं। क्या बात है, इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। और इसी कोच वाले हिस्से, मेरा मतलब है आकलन के कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार क्यों? क्योंकि सुधार के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के डेटा की जरूरत होती है। मुख्य रूप से इसके 5 प्रकार माने गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है प्लेसमेंट आकलन। ये कोर्स शुरू होने से पहले किया जाता है, ये जानने के लिए कि छात्र को पहले से कितना आता है। प्रवेश परीक्षाएं इसी का हिस्सा हैं। जैसे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम। सही। दूसरा है रचनात्मक
या फॉर्मेटिव आकलन, जो प्रक्रिया के दौरान लगातार फीडबैक देता रहता है, जैसे क्लास टेस्ट या क्विज। और फाइनल परीक्षा? वो तीसरा प्रकार है, जिसे योगात्मक या समेटिव आकलन कहते हैं, जो अंत में कुल उपलब्धि को मापता है। ठीक है, 3 हो गए। चौथा है नैदानिक या डायग्नोस्टिक आकलन। ये तब होता है जब कोई छात्र लगातार संघर्ष कर रहा हो। इसमें यह खोजा जाता है कि सीखने में कहाँ और क्यों कठिनाई आ रही है, उस समस्या की जड़ क्या है। जैसे डॉक्टर बीमारी का डायग्नोसिस करता है। बिल्कुल वही। और पांचवा है प्रोग्नोस्टिक, जो ये भविष्यवाणी करता है कि छात्र भविष्य में किसी विशेष क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। ये तो बहुत ही व्यवस्थित है। लेकिन एक बात सोचिए, उन टिप्स या स्कोर को देने के लिए हवा में तो तीर नहीं चलाया जा सकता। हवा में तीर मतलब कोच या जज के पास ये मापने के लिए एक मानक ढांचा या फ्रेमवर्क होना चाहिए ना, कि खिलाड़ी असल में किस स्तर पर है। बिल्कुल होना चाहिए। और यहीं पर मनोविज्ञान और शिक्षा जगत के सबसे प्रसिद्ध फ्रेमवर्क्स की बात आती है, जिनमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम सबसे ऊपर है। हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसके बारे में बहुत सुना है। ये मूल रूप से 1956 में आई थी, लेकिन हम इसके वर्ष 2001 में संशोधित रूप की बात करेंगे। इसने सीखने की पूरी प्रक्रिया को 3 मुख्य डोमेन यानी क्षेत्रों में बांट दिया। वो 3 डोमेन कौन से हैं? पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जो सीधे हमारे दिमाग और बुद्धि से जुड़ा है। एंडरसन और क्रैथवोल ने इसके 6 स्तर बताए हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे नीचे क्या आता है? सबसे नीचे है याद रखना, फिर समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, और सबसे ऊपर सबसे जटिल स्तर है रचना करना, यानी क्रिएट करना। मतलब कोई छात्र पहले गणित का फॉर्मूला याद करेगा, फिर उसे समझेगा, फिर सवाल में लागू करेगा, और अगर वो रचना करने के स्तर पर पहुंच गया तो शायद वो खुद का कोई नया फॉर्मूला या शॉर्टकट बना लेगा। सटीक। दूसरा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, जो हमारी भावनाओं, मूल्यों और नजरिए से जुड़ा है। इसमें चीजों को ग्रहण करने से लेकर उन्हें अपने चरित्र का हिस्सा बना लेने तक के स्तर होते हैं। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, जो हमारे शारीरिक कौशल से जुड़ा है, जैसे टाइपिंग सीखना। शुरुआत में हम कीबोर्ड देखकर टाइप करते हैं। हाँ, शुरुआत में आप दूसरों की नकल करते हैं, और अंततः वो आपके स्वभाव में यानी नेचुरलाइजेशन में आ जाता है कि आपकी उंगलियां बिना देखे कीबोर्ड पर दौड़ती हैं। ये तो हो गया सीखने को मापने का सैद्धांतिक ढांचा, लेकिन असल क्लासरूम में इसे लागू कैसे किया जाता है? फीडबैक देने के लिए कोई टूल भी तो होते होंगे। हाँ, बिल्कुल होते हैं। पोर्टफोलियो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पोर्टफोलियो? वो तो आर्टिस्ट लोग बनाते हैं ना? शिक्षा में भी ये बहुत काम आता है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि समय के साथ छात्र के सबसे अच्छे काम का संग्रह है। ये उसके विकास की पूरी कहानी बताता है। अच्छा, और क्या टूल्स होते हैं? इसके अलावा रिफ्लेक्टिव जर्नल होते हैं, जहां छात्र खुद लिखते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा, उसका उनके लिए क्या महत्व था, और वे आगे क्या करेंगे। ये तो सेल्फ असेसमेंट हो गया। हाँ, और शिक्षकों के लिए रूब्रिक्स होते हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि किस तरह के काम पर कितने अंक मिलेंगे, ताकि मूल्यांकन में कोई पक्षपात ना हो। ये सब तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन हमारी रिसर्च के आखिरी हिस्से में एक ऐसी तकनीक का जिक्र था जिसने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया। कौन सी तकनीक? फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, यानी FISC। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा जैसे क्लासरूम में कोई स्पाई कैमरा लगा दिया गया हो। अरे बाप रे, स्पाई कैमरा? हाँ, ये प्रणाली कहती है कि क्लासरूम में होने वाले मौखिक व्यवहार को हर 3 सेकंड के अंतराल में कोड किया जाना चाहिए। मतलब हर 3 सेकंड में कोई ना कोई डेटा पॉइंट दर्ज हो रहा है। ये इतना माइक्रो लेवल पर क्यों जाता है? मैं बताता हूँ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। नेड फ्लैंडर्स ने ये सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कक्षा का असल माहौल कैसा है। तो ये काम कैसे करता है? इसमें कुल 10 श्रेणियां होती हैं। 1 से 7 तक की श्रेणियां टीचर टॉक यानी शिक्षक के बोलने से जुड़ी हैं। 7 श्रेणियां सिर्फ टीचर के लिए? हाँ, इसमें भी देखा जाता है कि शिक्षक सीधे निर्देश दे रहा है या छात्रों के विचारों को स्वीकार कर रहा है। और बाकी 3? 8 और 9 नंबर की श्रेणी स्टूडेंट टॉक यानी छात्रों के बोलने के लिए, और 10वीं श्रेणी चुप्पी या कन्फ्यूजन के लिए। गैलवे नाम के एक अन्य विद्वान ने बाद में इसमें नॉन वर्बल व्यवहार को भी जोड़ दिया था। लेकिन हर 3 सेकंड में कोड करने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत ही थकाऊ काम लगता है। क्योंकि यही वो तरीका है जिससे कक्षा में सत्ता का संतुलन यानी पावर डायनामिक्स का असली सच सामने आता है। मैं समझी नहीं। सोचिए, अगर किसी 40 मिनट की क्लास का डेटा ये दिखाता है
कि 80% समय सिर्फ 1 से 7 यानी शिक्षक की कोडिंग हुई है, तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ टीचर ही बोल रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो एक तानाशाही क्लासरूम है जहां बच्चे सिर्फ मूक दर्शक हैं। ये सिस्टम इस बात का शीशा दिखाता है कि क्या शिक्षक सिर्फ ज्ञान थोप रहा है या वास्तव में बच्चों को बोलने और सोचने का मौका मिल रहा है। अरे वाह! और सोचिए, जब हम एंड्रागोजी की बात करते हैं, जहां वयस्क खुद सीखना चाहते हैं, वहां ऐसे टूल ये सुनिश्चित करने में बहुत मदद करते हैं कि नियंत्रण शिक्षक के हाथ में नहीं बल्कि सीखने वाले के हाथ में हो। वाह! ये सफर सच में अविश्वसनीय रहा। हमने इस चर्चा में ये देखा कि कैसे बचपन में पेडागोजी के तहत हम एक बाहरी ताकत पर निर्भर होकर सीखते हैं, और कैसे क्रिटिकल पेडागोजी उसी ढांचे में सवाल उठाना सिखाती है। बिल्कुल। फिर हम आगे बढ़े और समझा कि वयस्कों का दिमाग एंड्रागोजी के तहत कैसे स्वनिर्देशित और समस्या केंद्रित होकर काम करता है। एकदम सही। और अंत में हमने इस जटिल रहस्य से पर्दा उठाया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, असेसमेंट के प्रकार और FIAC जैसे टूल इस पूरी प्रक्रिया को हवाई बातों से निकालकर एक ठोस विज्ञान में बदल देते हैं। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। देखिए, ये सब सिर्फ शिक्षा शास्त्र के छात्रों के लिए नहीं है। तो ये आम लोगों के लिए कैसे काम का है? ये समझना कि हमारा दिमाग अलग अलग उम्रों और स्तरों पर कैसे जानकारी ग्रहण करता है, कैसे हमें आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है और कैसे सही तरह का रचनात्मक फीडबैक हमें आगे बढ़ाता है। ये जानकारी सूचनाओं के इस भारी शोरगुल वाले दौर में किसी भी इंसान को खुद को अपग्रेड करने में मदद कर सकती है। एकदम सही बात कही आपने। अब जब हम अपने इस गहन चर्चा के अंत पर आ गए हैं, तो मुझे बार बार वही ज्ञान का चम्मच थमाने वाली बात याद आ रही है। कौन सी बात? अगर हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली काफी हद तक मेमोरी लेवल पेडागोजी यानी उसी चम्मच से खिलाने और रटाने पर निर्भर है, तो क्या हम अनजाने में ही इंसानों की वास्तविक रचनात्मक क्षमता को तब तक के लिए दबा रहे हैं जब तक वे बड़े होकर एंड्रागोजी की स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच जाते? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम मैल्कम नोल्स के वयस्कों वाले उन स्वनिर्देशित सीखने के सिद्धांतों को, उस आजादी को बचपन की शिक्षा में ही शामिल कर लें? एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या हम उन 10-12 साल के बच्चों के हाथ से वो चम्मच छीनकर उन्हें खुद अपना मानसिक भोजन पकाना बहुत पहले से नहीं सिखा सकते? ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी व्यवस्था पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। तो इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए।